नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पुस्तक भारत एक खोज का प्रथम अध्याय अहमद नगर का किला इसको लेकर आए हैं। जो किताब भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। चलिए देखते हैं इसमें नेहरू जी ने अपना कौन सा अनुभव हमको बताया है। वह कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधेरे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अर्थात दूज का चांद था और शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हम हर बार एक नया चांद उगता हुआ देखते हैं। जैसे कि मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो हम जान पाते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो नेहरू जी हैं वो जेल की यात्रा पर थे और वो चांद को देखकर समय का और दिनांक का अनुमान लगा पाते थे कि आज दूज है, आज तीज है, कब पूर्णिमा है, कब अमावस्या है। इस प्रकार वो जान पाते थे बिना घड़ी, बिना किसी कैलेंडर के कि क्या वक्त चल रहा है। यह चित्र है 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुण्य यात्रा की थी। उसका ये चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी की किताब में। ये एक और चित्र है जो 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था अहमदनगर किले का वह कक्ष। उसका फोटो दिया गया है और रूम नंबर 8 है। अतीत का भाग। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारी बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुरानी मलबी और अवशेषों से भरी हुई। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियों को देखा है। यहाँ पर का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद आ जाती है। यह घटना है चांद बीवी नाम की एक सुंदर महिला की साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या करके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के द्वारा हुई थी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुम्बदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर तक नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी करने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली थी। कुदाल एक ऐसा अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। ठीक है, खुरपी की ही जैसा होता है। तो उससे किसान या जो माली हैं वो मिट्टी को खोदते हैं, क्यारी बनाते हैं। तो लेखक कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं कि मैंने कुदाल को छोड़ दिया, अब हाथ में कलम उठा ली। पर जब तक आजाद नहीं हो जाता, मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं इसके बारे में नहीं लिख सकता। नहीं पैगंबर की भूमिका इख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विविधतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने तो एक बार कहा था, वो एक लेखक है, उनके बारे में कहा गया है कि गेटे ने तो एक बार कहा था
कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों का, दुखद यंत्रणा का, मानव की उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों की जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी, अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसने पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान और इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। भविष्य की घटनाएं और जटिलता मुझे भयभीत करती हैं। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। इस प्रकार अहमदनगर के किले के बारे में लेखक ने यहाँ पर समाप्त किया है। आशा करती हूँ कि भारत की खोज का प्रथम अध्याय आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसके अनेक अध्याय आगे हम पढ़ाएंगे। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे पहले हम एक वीडियो बहुत पहले पोस्ट कर चुके हैं जिसमें प्रारंभिकता अर्थात जो इसके बारे में लिखा गया है कवि पाठ के बारे में और किताब के बारे में उसका प्रारंभिक पढ़ा चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर।